Assalamu alaikum. Hope you guys are doing very well. So we are going to cover adhesive capsulitis from NPTE McGrew-Hill book. So let's get started with me. Adhesive capsulitis is also known as frozen shoulder, which is usually associated with female gender age older than 40 years. There are multiple causes of adhesive capsulitis, जिसमें से हमारे पास ट्रॉमेटिक कंडीशंस भी आ जाती हैं, नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशंस भी आ जाती हैं, या सिस्टमिक डिजीज़ आ जाती है. एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन लाइक यूजुअली जो है इन्वॉल्व कर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन या थायराइड डिजीज़ हो गया, पोस्ट ट्रोमा हो गया, या पोस्ट स्ट्रोक या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन पेशेंट को है और उसने डेवलप कर लिया है फ्रोज़न शोल्डर, या सर्टेन साइकेट्रिक कंडीशंस हो सकती हैं, या सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज़ प्रेजेंट हैं अगर पेशेंट को, तो उसे भी फ्रोज़न शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है. तो इसके ऊपर जो है वो एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर. प्राइमरी जो है वो इडियोपैथिक होती है, जिसका ओरिजिन अननोन होता है, किसी को नहीं पता होता है कि क्यों हो गया, बस हो गया, इंसिडियस ऑनसेट होता है इसका. सेकेंडरी यूजुअली होता है ईदर ट्रोमेटिक होता है, या उसकी ओरिजिन किसी न किसी डिजीज़ से रिलेटेड होती है. न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, कार्डियक कंडीशन भी हो सकती है. यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट है वो कंप्लेन लेकर आते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की. उनको स्लाइटली शोल्डर में पेन हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो शोल्डर को इमोबलाइज़ करके पाम वगैरह से मसाज करके इमोबलाइज़ करके रख दिया था, तो उसके बाद से उनको डेवलप हो गया. या माइनर सा ओवर स्ट्रेच हो जाने की वजह से, स्ट्रेन या स्प्रेन होने की वजह से पेशेंट जो है वो फियर ऑफ पेन की वजह से भी अपनी लिम्ब को इमोबलाइज़ कर लेता है, और उसके बाद कुछ अर्से बाद वो फ्रोज़न शोल्डर डेवलप कर लेता है. तो हमारे पास बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जिसमें से डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत कॉमन है. पेशेंट डायबिटिक है तो उसे फ्रोज़न शोल्डर यूजुअली हो ही जाता है. यूजुअली कहा जाता है कि डायबिटीज़ जो है वो ओवर ग्लूकोज हाइपर ग्लूकोज होता है, क्योंकि एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो कोलेजन लाइनिंग शोल्डर की जो है उस पर कवर कर लेता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो स्टिफनेस बढ़ जाती है, जो कि ऑलरेडी स्टिफ था जॉइंट. लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, अभी तक इस पर डिबेट्स चल रही हैं, तो अभी तक श्योर कोज हमें नहीं पता है कि क्यों फ्रोजन शोल्डर जो है वो डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स. फ्रोजन शोल्डर की डायग्नोसिस यूजुअली बेस्ड होती है फिजिकल असेसमेंट पर, जिसमें हमारे पास रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होती हैं, और पीसिव रेंज ऑफ मोशन में पेशेंट को पेन रहता है एक्सेसिव मूवमेंट करवाने पर. तो रेंज ऑफ मोशन की जो है वो मेजरमेंट शोल्डर की हम लोग लेते हैं फ्लेक्शन एक्सटर्नल रोटेशन साइड पर, एक्सटर्नल रोटेशन इन abduction में इसकी हम मेजरमेंट लेंगे, इंटरनल रोटेशन इन abduction की लेंगे, हॉरिजॉन्टल abduction भी मेजर करेंगे, एंड फंक्शनल इंटरनल रोटेशन अप द बैक, हैंड बिहाइंड द बैक जिसे हम कह रहे होते हैं. इसके 3 क्लासिक स्टेजेस होते हैं, फ्रीजिंग स्टेज, और हमारे पास एक होता है स्टिफनिंग स्टेज, उसे भी हम फ्रीजिंग ही बोलते हैं, और थर्ड लास्ट होता है हमारे पास थोइंग स्टेज. ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं कि किस कौन सा जो है स्टेज कितने अरसे तक रहेगा, और कौन सा स्टेज कितने अरसे तक के बाद ख़त्म हो जाएगा. तो इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है. तो फर्स्ट स्टेज है पेनफुल स्टेज, फ्रीजिंग स्टेज, जो कि लास्ट करता है 2 to 9 मंथ्स. पेशेंट जो है वो डिफ्यूज पेन होगा, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग ऑन द अफेक्टेड साइड, और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है सेकेंडरी टू पेन. स्टिफनिंग स्टेज होता है इसके अंदर. ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो है वो अर्ली पेनफुल स्टेज था, सेकंड स्टेज हमारे पास स्टिफनिंग स्टेज है, जो कि 4 to 12 मंथ्स तक रहता है. इसमें प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन होना शुरू हो जाती है, और पेशेंट के फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, मोस्टली डिक्रीज़ हो चुके होते हैं इसमें. थर्ड स्टेज इज रिकवरी स्टेज, थॉइंग स्टेज, जो कि 5 to 24 मंथ्स तक रहता है, जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो जाता है रेंज ऑफ मोशन में, और पेन डिक्रीज़ हो जाता है. फर्स्ट स्टेज जो है वो एक्सेसिव पेनफुल कंडीशन होती है, पेशेंट की मूवमेंट में, सोने में उसे बहुत डिफ़िकल्टी पेश आ रही होती है. लेकिन जो सेकंड स्टेज है उसमें मूवमेंट करने से पेन होता है, अगर पेशेंट उसको रेस्ट दे आर्म को तो उसको पेनफुल कंडीशन नहीं होती है. लेकिन थर्ड स्टेज में क्या है, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन तो नहीं आती है, बट यस रेंज ऑफ मोशन काफ़ी हद तक रिस्टोर हो जाती है, और जो पेन है वो सबसाइड हो चुका होता है कम्प्लीटली. अब ये रिकवरी स्टेज उन पेशेंट्स के लिए है जो कि फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट या किसी भी तरह के इंटरवेंशंस नहीं ले रहे होते, तो खुद ही रिस्टोर होना शुरू हो जाती है कंडीशन. लेकिन अगर पेशेंट तो इसको जो है वो ट्रीट करवाता रहे टाइम टू टाइम अर्ली स्टेजेस में, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. फ्रोज़न शोल्डर में फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही होती है. एक तो डायग्नोसिस एक्यूरेट होना चाहिए. अब फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट जो है उसकी हम लोग डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही इजी होती है. लैम्प पैटर्न हम लोग पेशेंट का चेक कर रहे होते हैं, उसके अलावा उसकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती हैं. उसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर पेशेंट जो है वो रेंज ऑफ मोशन 90 डिग्री तक कर रहा है, तो फ्रोज़न शोल्डर में वो 90 से अबव जाएगा ही नहीं. सपोज़ कर लें पेशेंट को बर्साइटिस है, टेंडनाइटिस है, या फिर पेशेंट को RCT टियर हुआ हुआ है, टेंडनाइटिस हुआ हुआ है, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन होगी लेकिन पेनफुल होगी.
ठीक है। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर में क्या है, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन है ही नहीं, तो उसको हम लोग जो है वो ईज़िली डायग्नोस रूल आउट कर लेते हैं। तो फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन में कि पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। सबसे ज़्यादा इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन पेशेंट की रिस्ट्रिक्टेड होती है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में, और हमें उसे रीस्टोर करना होता है। फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट की जो है कैप्सूलर लाइनिंग के साथ उसकी मस्कुलर लाइनिंग्स भी स्टिफ हो जाती हैं, मसल्स भी स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन कैप्सूल से ज़्यादा उसके मसल्स की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो फ्रोज़न शोल्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लोग जो है रीस्टोर करने के लिए मूवमेंट को, मसल्स को सबसे पहले हम स्ट्रेच देंगे, मसल्स को स्ट्रेचेस करवाएंगे, और जो है हम उसको जो टिश्यू लाइनिंग्स हैं कैप्सूल की, हम उसको स्ट्रेच करेंगे। इसके अंदर हम लोग जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को फोकस करते हैं, ताकि हम उनको इंक्रीज़ करें और प्रोड्यूस करें इलोंगेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टिश्यूज़, वो ये स्ट्रेचिंग से ही आएंगे। स्ट्रेचेस में हम लोग जो है वो इसमें बाइसेप या डेल्टोइड का स्ट्रेच भी हम लोग पेशेंट को करवाते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट को इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में स्ट्रेच दे रहे होते हैं। कैप्सूलर स्ट्रेचेस हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इन्फीरियर हो गया और जो है वो पोस्टीरियर कैप्सूल की हम लोग ज़्यादातर स्ट्रेचेस दे रहे होते हैं। इसमें एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू मोडेलिटीज़। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम पेशेंट को दे रहे होते हैं, या स्टेरॉयडल इंजेक्शन हम लोग दे रहे होते हैं। तो अब जो है वो कुछ स्टडीज़ ने फाइंड आउट किया है कि मोबिलाइजेशन सिग्निफिकेंटली रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करती है। कौन सी कंडीशन में? इन अबडक्शन में। ठीक है। उसके अलावा लेकिन अगर हम लोग से बात करें तो उससे नॉन सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज एडवांटेज होता है एक्सरसाइज अलोन इन अदर मोशंस। एक्सरसाइज से जो है वो हम लोग पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को ज़्यादातर रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक लिमिट पर ही होंगे, क्योंकि मसल को आप एक लिमिट तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैप्सुलर पैटर्न शुरू हो जाता है। कैप्सुलर पैटर्न को हम लोग जो है वो मोबिलाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। यूजुअली मेटलिन की मोबिलाइजेशन यूज़ की जाती हैं, मोलिगन यूज़ किया जाता है, तो मल्टीपल जो है वो केल्टन बर्न भी यूज़ किया जाता है फॉर मोबिलाइजेशन पर्पस। अब पेशेंट का जो कैप्सूलर पैटर्न जो है रेस्ट्रिक्टेड है, लो इरिटेबिलिटी जो है वो रिक्वायर करेगी अग्रेसिव सॉफ्ट टिश्यू और जॉइंट मोबिलाइजेशन। अगर पेशेंट जो है वो हाई इरिटेबिलिटी के साथ है तो उसको पेन ईजिंग मैनुअल थेरेपी हम लोग इनिशियली प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारे पास टिश्यू रिलीज़ आ जाएगा, और उसके अंदर हमारे पास मोडेलिटीज़ आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासाउंड। यूजुअली अल्ट्रासाउंड वर्क से बेस्ट पेन के लिए 10 से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू टेंस, क्योंकि टेंस जो है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, और अल्ट्रासाउंड जो है वो डीप टिश्यू में जाके हीलिंग भी दे रहा होता है, और जो है वो सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव कर रहा होता है। अब फिर एक और कंडीशन आ जाती है, अगर पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है नॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ की वजह से, तो हमारा एम क्या होगा, हम लोग पेन को जो है एड्रेस करेंगे कि पेन आ कहाँ से रहा है। अब नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज चेंजेस जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, तो हम सबसे पहले जो है वो पेन को एड्रेस करेंगे कि पेन आ कहाँ से रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है। जब हमारा फिज़िकल थेरेपी इंटरवेंशन मतलब मैनुअल ट्रीटमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद असर नहीं कर रहा होगा, पेशेंट की रिकवरी 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते में नहीं हो रही है, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे सर्जिकल इंटरवेंशन पर। अब हमारा मेन फोकस सबसे पहले स्ट्रेचेस पर होगा। स्ट्रेचेस के साथ हम लोग मोडेलिटीज़ पेन ईजिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। जब पेन ईज हो जाएगा और स्ट्रेच काफ़ी हद तक पेशेंट के जो मसल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे, तो फिर हम लोग जो है वो मोबिलाइजेशन की तरफ जाएंगे। इनिशियली पेशेंट को मोबिलाइजेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट के कैप्सूल के साथ साथ उसके मसल्स तक शॉर्ट हुए हुए होते हैं, स्टिफ हुए हुए होते हैं, तो इसीलिए मसल्स को रिलीज़ करना, उनको ईज़ देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करना। तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए स्ट्रेचेस, उसके बाद हमारे पास पेन ईजिंग के साथ स्ट्रेचेस, फिर हमारे पास मोबिलाइजेशन आनी चाहिए, और पेशेंट को होम एक्सरसाइज प्लान्स हम गाइड कर देते हैं। जब होम एक्सरसाइज प्लान्स पेशेंट समझने के काबिल हो जाता है, 2-3 हफ्ते का सेशन हो जाता है, फिर हम पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की रिस्टोरेशन के साथ मूवमेंट रिस्टोर करने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथनिंग आना शुरू हो जाती है, ताकि कंडीशन री अकर ना हो। तो ये कुछ होम एक्सरसाइज प्लान है जो कि हम इनिशियली पेशेंट को फर्स्ट डे से 3-3 4-4 एक्सरसाइजेस करके बता रहे होते हैं। इनिशियली हम पेशेंट को 4 या 5 एक्सरसाइजेस सिखा रहे होते हैं। ज़्यादातर हम लोग 3 ही सिखाते हैं, क्योंकि पेशेंट को इतना याद नहीं रहता। एजेड पेशेंट होते हैं मोस्टली हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के, और उसके बाद हम 2-2 सेशंस के बाद एक्सरसाइजेस इंक्रीज़ करते जाते हैं। इसमें से मेरी मोस्ट फेवरेट पेंडुलर एक्सरसाइजेस हैं, उसके अलावा क्रॉलिंग फिंगर्स है, उसके अलावा हमारे पास है ये उसकी हैंड बिहाइंड बैक, एक ये मैं करवाती हूँ पेशेंट को। ये मेरी मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं, जिससे पेशेंट को जो है वो इमीडिएटली एक तो रिलीफ पेन से भी मिलता है, और रेंज ऑफ मोशन इनिशियली जो है वो पेशेंट जब फर्स्ट सेकंड डे एक्सरसाइज करता है तो उसको पेन इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो पेशेंट को आपको काउंसिल करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट नॉट यूज टू कि वो एक्सरसाइजेस करें।
तो जब वो एक्सरसाइजेस फर्स्ट टाइम करते हैं तो उनका पेन इंक्रीज़ हो जाता है। तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उनको काउंसल उस तरह से करें कि हम उन्हें गाइड कर देते हैं पहले से कि आपका इनिशियली फर्स्ट सेकंड डे जो है वो पेन इंक्रीज़ हो जाएगा, देन ग्रेजुअली आपका जो पेन है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। इसीलिए पेशेंट को हम लोग कंट्रास्ट थेरेपी गाइड करते हैं बिफ़ोर द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट। हम लोग उनको कोल्ड पैक या हम हीटिंग पैड जो भी पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं। मैं हमेशा जाती हूँ कंट्रास्ट थेरेपी की तरफ। तो पेशेंट अगर फिजिबल है वो पहले हीटिंग ले ले और एक्सरसाइजेस करने के बाद कोल्ड थेरेपी ले ले, या फिर कोल्ड थेरेपी पहले ले एक्सरसाइजेस करने के बाद हीट थेरेपी ले ले, तो इसके जो है रिज़ल्ट बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। बाकी एज़ पर योर चॉइस और एक्सपीरियंस आप जो है वो चाहे तो इंडिविजुअल जो है वो इंटरवेंशन पेशेंट को दें, कोल्ड थेरेपी या हॉट थेरेपी। यूजुअली हम पेशेंट को इनिशियली कोल्ड थेरेपी ही देते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वहाँ पर स्वेलिंग होगी हमारे पास। तो हम हीट थेरेपी या हॉट पैक वगैरह किसी भी तरह की इस तरह की मोडालिटी हम यूज़ नहीं करते हैं एक्सेप्ट अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बेस्ट होता है टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। तो हम पहले क्रायोथेरेपी पेशेंट में अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम जो है वो पेशेंट को हम थर्मल थेरेपी की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट थेरेपी में इस तरह से होता है। और इसके अलावा अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरा फेवरेट जो है वो क्रायोथेरेपी है। मैं थर्मल थेरेपी की तरफ बहुत कम ही मूव करती हूँ। उसके अलावा जो है हम बात कर लेते हैं बाकी एक्सरसाइजेज़ की, जैसे कि मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। तो ये यहाँ पर मेंशन की हुई हैं कि हमें किस किस तरह की मैनुअल मोबिलाइजेशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। इसमें हमारे पास यूजुअली एंटीरियर पोस्टीरियर मोबिलाइजेशन हम लोग पेशेंट को दे रहे होते हैं। इंफीरियर मोबिलाइजेशन जिसे हम कॉर्डल मोबिलाइजेशन बोल रहे होते हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट को। पोस्टीरियर एंटीरियर मोबिलाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये मोस्ट कॉमन मोबिलाइजेशन होती हैं जो हम पेशेंट को दे रहे होते हैं। एडिशनली जब हमारे पास पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा रिस्टोर हो जाती है, फिर हम एक्सटर्नल रोटेशन पर काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम पेशेंट को एक्सटर्नल रोटेशन में मोबिलाइजेशन दे रहे होते हैं, इंटरनल रोटेशन में मोबिलाइजेशन दे रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल अडक्शन में मोबिलाइजेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, फेबर में हम लोग जो है वो पेशेंट को मोबिलाइजेशन दे रहे होते हैं। उसके अलावा ट्रांजिशनल मोबिलाइजेशन होती हैं। मोबिलाइजेशन के साथ अगर हम पीएनएफ की टेक्निक्स अगर अप्लाई करें पेशेंट पे तो वो भी बेस्ट काम कर रही होती हैं कंट्रास्ट में। फिर हमारे पास कुछ प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जिसमें हम पेशेंट को जो है वो गाइड कर रहे होते हैं मज़ीद फर्दर एक्सरसाइजेज टेक्निक, ताकि वो जो है अपनी रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर कर सकें। उसके बाद हम लोग मूव कर जाते हैं वाइड रेंज मोशन एक्सरसाइजेस में, जब पेशेंट की जो है वो 60 to 70% रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो चुकी होती है। पेशेंट की थोरेसिक मोबिलिटी हम जो है वो फर्स्ट डे से ही फॉलो करवा रहे होते हैं, क्योंकि थोरेसिक रीजन में भी पेशेंट की स्टिफनेस आ रही होती है, जिसके लिए हम जो है वो स्केपुलर थ्रस्ट, थोरेसिक एलिवेशन या डिप्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। और जो है हम पेशेंट को थोरेसिक मोबिलिटी उसकी फ़ॉलो करवा रहे होते हैं। स्केपुलर थ्रस्ट हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, यूजुअली हमारा फोकस स्केपुला पे होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो मल्टीपल मोबिलाइजेशन हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि उसकी जो है वो मूवमेंट एक एक जो कि रिस्ट्रिक्टेड स्टिफ्ट मसल की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, हम उसको ओपन अप कर सकें। ये सब एडवांस टेक्निक हम इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि फ्रोजन शोल्डर सिर्फ शोल्डर तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, वो अपने इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसमें हमारे पास क्लेविकल, स्केपुला, थोरेसिक वर्टिब्रेस आ जाती हैं। हमारे पास हमारी जो है वो आर्म के मसल्स आ जाते हैं, इन सब को भी इन्वॉल्व कर लेती है। थोरेसिक जो है मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेक्टोरलिस मसल आपका शॉर्ट होने लग जाता है कंटिन्यूस इमोबिलाइजेशन की वजह से, तो उसको रिलीज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीडीज माइनर और मेजर को रिलीज़ करना, सारे हमारे जो हैं सिट्स के मसल को रिलीज़ करना, सेरेटस एंटीरियर सेरेटस पोस्टीरियर को रिलीज़ करना, ये सब मसल्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंडिविजुअल करके रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है। और हम जो है वो इंडिविजुअल मूवमेंट पर ही काम करते हैं व्हेन इट्स कम टू फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि सारी मूवमेंट्स को आप एक साथ एक ही सेशन में टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो हम जो है वो अपना स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि पेशेंट की एक एक करके रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाए। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो पेशेंट की काफ़ी हद तक जो है वो रिस्टोर हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मोशन होती है इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। उसके लिए हम जो है वो पेशेंट की मोबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, उसके मसल्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं, उसको हम लोग स्केपुलर थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम उसको मोबिलाइजेशन दे रहे होते हैं। तो इस तरह की टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके अलावा होम एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम जो है ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि पेशेंट उस पर ख़ुद फोकस कर रहा होता है अपनी रिकवरी पर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को गाइड करना चाहिए कि वो अपनी एक्सरसाइजेज करता रहे, ताकि उसको जो है वो जो कंडीशन है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो यूजुअली पेशेंट जो है वो दिन में एक दफ़ा कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं, टोटली फिजियोथेरेपिस्ट पर रिलाय होते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। पेशेंट को काउंसल करना हमारी प्रायोर ड्यूटीज़ में आता है, तो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से काउंसल करना
चाहिए हमें, ताकि बेहतर से बेहतर रिकवरी उनकी हो सके और हमें अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहना चाहिए डे बाय डे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई गेस आपको जो है वो फ्रोज़न शोल्डर कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। ये जो ट्रीटमेंट सेशन था ये एक दिन का ट्रीटमेंट सेशन नहीं था, इसको हम लोग ऑर्गेनाइज वे में फ़ॉलो करते हैं डे बाय डे, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो आपके पास फ़ॉलो कर रहे होते हैं, आपको महीने तक 2 महीने तक फ़ॉलो कर रहे होते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो आपके पास आधे में ट्रीटमेंट छोड़ जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है उन पेशेंट के लिए जो कि डेडिकेटेडली आते हैं आपके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए, चाहे वो हफ्ते में 2 सेशंस ले रहे हैं, चाहे वो हफ्ते में 3 सेशंस ले रहे हैं। आपको अपना जो है वो ट्रीटमेंट पैटर्न उस तरह से डिज़ाइन करना है कि पेशेंट को जो है वो 1-2 महीने से ज़्यादा आपके पास आने की ज़्यादा नीड ना पड़े। वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में आपके पास 1 या 2 फ़ॉलोअप करे, इससे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर वो आपके पास ना आए। वो होम एक्सरसाइज प्लान पर बेस करे और उसी पर जो है वो मौजूद रहे। होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सारी डिटेल्स जितनी मैं मेंशन कर सकती थी मैंने मेंशन कर दी हैं, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू विद दैट। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।